अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो बनेंगी आज की सुर्खियां। शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल जर्मनी दौरे पर हैं और आज जर्मनी दौरे का उनका तीसरा दिन है। आज फ्लेक्स बस का दौरा मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। सुबह 10:10 से लेकर 10:45 तक का ये दौरा रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री जर्मनी के दौरे पर हैं और आज तीसरा दिन है। आज भी उनके कई बड़े कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। जर्मनी का ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद अहम है क्योंकि राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज फ्लेक्स बस का दौरा सीएम की ओर से किया जाएगा और सुबह 10:10 से 10:45 तक का ये दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री जर्मनी के दौरे पर तीसरा दिन आज उनका बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम। निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश होगी। कई एमओयू साइन भी हुए हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, एक्साइटेड हैं। इससे पहले भी विदेशी दौरा राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर किया गया था। दक्षिण कोरिया जापान का काफी सफल इसे दौरा सरकार बताती हुई नजर आई। दरअसल राइजिंग राजस्थान को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर सरकार प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि हमारी ये पहली साल में ही हम राइजिंग राजस्थान समिट करके ये साफ तौर पर दिखा देना चाहते हैं कि रोजगार के नया आयाम खोलने के लिए सरकार किस तरह से आगे कदम बढ़ा रही है। लक्ष्य रखा गया है कि किस तरह से जीडीपी को दोगुना किया जाए और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए उसका पीछा करते हुए यूं कहें कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं विदेश के। जर्मनी और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जाने का भी उनका कार्यक्रम है। जर्मनी जैसे ही वो पहुंचे थे, जर्मनी की धरती पर राजस्थान से जुड़े हुए लोगों ने जोरदार स्वागत किया गया था। उसके बाद तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओ ने मुलाकात की, निवेशकों को आकर्षित किया गया। एक बड़े इन्वेस्टमेंट को कैसे राजस्थान की सरजमी तक लाया जाए, इसको लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है। तो जर्मनी के इन्वेस्टर से मुख्यमंत्री 1-to-1 मीटिंग करने वाले हैं और ये अपने आप में अहम दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है, जहां पर 1-to-1 चर्चा रहेगी और राइजिंग राजस्थान को लेकर जर्मनी दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। जर्मनी के इन्वेस्टर से मुख्यमंत्री 1-to-1 मीटिंग करेंगे। आज लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर टूरिज्म है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही ग्रीन एनर्जी को लेकर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा और इसी संभावनाओं को सामने रखते हुए मुख्यमंत्री निवेशकों से बातचीत करेंगे ताकि निवेशक यहां पर आए और कंपनी खोलें, उद्योग खोलें और कंट्री पार्टनरशिप की भी बात यहां पर जर्मनी को लेकर कही जा रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज रहने वाली है। पिछली सरकार के 6 महीने में किए गए फैसलों की इसमें समीक्षा होगी। तो बड़ी खबर, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज भी होगी। आपको बता दें कि लगातार सब कमेटी की बैठक चल रही है। कैबिनेट से जुड़ी ये सब कमेटी पिछली सरकार यानी गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में जो फैसले लिए गए थे उसकी समीक्षा कर रही है, क्योंकि सरकार पहले ही इसे कह चुकी कि फ्री बीज पिछली सरकार ने बांटी थी आखिरी के 6 महीने के कार्यकाल में ताकि वोटर्स को रिझाया जाए और ऐसे में अच्छा खासा बजट जो था वो आवंटित करना पड़ा। एक बड़ा बोझ सरकार पर आया और ऐसे में जो बेफिजूली योजनाएं हैं उन्हें बंद किया जाएगा। लिहाजा समीक्षा लगातार की जा रही है अलग अलग विभागों के साथ। रणजीत सिंह खेवसर के नेतृत्व में बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के कार्यकाल में लिए गए तमाम फ्रीबीज, तमाम बड़े फैसलों की समीक्षा की जाएगी और ये समझा जाएगा कि किसको कंटिन्यू किया जाए और किसको डिसकंटिन्यू। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खैसर और 84 सलूंबर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। हो गया उपचुनावों का शंखनाद। 13 नवंबर को 7 सीटों पर मतदान। 23 नवंबर को आएंगे चुनाव नतीजे। झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा, 84, खींवसर, रामगढ़ और सलूंबर सीट पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी किया। All 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election
along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th, and similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ऐलान के साथ ही पूरी प्रक्रिया भी साफ हो गई है। इसके तहत 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 13 अक्टूबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया है। हमें पूरा भरोसा है कि कार्यकर्ता और यहाँ की जनता इस बार जून के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और हजारों मतों से हम लोग ये सीट जीतेंगे। कमल का फूल जो हमारा चिन्ह है वो लेकर आएगा और हम उसी के साथ में आज भी हमारी बैठक हुई है, उसमें यही तय हुआ कि जो भी प्रत्याशी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, अपना होगा और उसके साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हम व्यक्तिवादी विचार पर विश्वास नहीं करते, विचारधारा विश्वास करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह लेकर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। उपचुनाव के ऐलान से पहले ही ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, जबकि कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, जबकि एक-एक सीट बीजेपी, बीएपी और आरएलपी के पास थी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं इन 7 सीटों पर उपचुनाव आखिर क्यों हो रहे हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। दौसा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। झुंझुनू विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई। 84 विधानसभा सीट, बीएपी विधायक राजकुमार रौत के सांसद बनने से सीट खाली हुई। खींवसर विधानसभा सीट, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई। सलूम्बर विधानसभा सीट, बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सीट खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने भजनलाल सरकार के नेतृत्व और सरकार में हुए विकास कार्यों के दम पर जीत का दावा किया है। तो क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास जताता हूँ, क्योंकि पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जिस प्रकार से राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, नई नई योजना आई हैं, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर सेक्टर में बड़ी संख्या में काम हुआ है। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भाजपा का कमल खिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी बेहद उत्साहित है। वहीं कांग्रेस के सामने जहां अपनी 4 सीटों को बचाने समेत 7 सीटों को जीतना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, यानी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लोग देख रहे हैं, सारी चीजें स्थिति है जो है वो सब के सामने है। मैं ये कह सकता हूं कि 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। ये मैं आपके सामने आज कैमरे के सामने कह रहा हूं। उपचुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जनता तैयार बैठी है बीजेपी को ठोकने के लिए। बीजेपी के नेताओं को जाने से भी घबराएंगे, आप देख लेना। जनता के बीच में जाने में जोर आएगा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तर्कों के साथ जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन असली फैसला जनता की अदालत में होगा जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर करधनी थाना इलाके में बीती रात चलती कार में आग लगी है। कालवाड़ रोड पर बजरंग द्वार के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चला रहे मेहुल ने तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कार से अपने घर जा रहा था मेहुल, तभी अचानक से कार से उठने लगा धुआं और आग पूरे कार को अपनी चपेट में लेने लगी। दमकल कर्मियों ने 2 दमकल की गाड़ियां वहां पर बुलाई हैं और आग पर काबू पाया है।
कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से आग का गोला बनी हुई है ये कार, धूं कर जलती हुई ये कार, जिसे देखने के लिए, उसकी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर भीड़ भी जमा हो गई। आग की वजह से कालवाड़ रोड पर जाम तक लग गया था। तो चलती कार में आग लगने का ये वीडियो सामने आया। 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ट्रैफिक को उस वक्त रोक दिया गया था। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन सूझबूझ के साथ ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान भी बचा ली है। अचानक से कार में लगी है आग। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे कार में आग लगी है। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने जब कार में आग लगी तो मौके पर सभी अपने फोन में जो है इस सिचुएशन को कैद करते हुए नजर आया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मौके की ये तस्वीर है। लेकिन फिलहाल कार पूरी तरीके से जल चुकी है। अब ड्राइवर हालांकि सुरक्षित है। 2 दमकल पहुंची मौके पर और इस आग पर काबू पाया गया। जयपुर की चंदबाजी से बड़ी खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद पलट भी गई। हादसे में कार सवार 5 युवकों को हल्की चोटें आई हैं और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। कार में मिली बियर की बोतल। आपको बता दें क्रेन की सहायता से कार को साइड में कराया गया है। निम्स यूनिवर्सिटी के पास देर रात की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कार डिवाइडर से किस तरीके से टकराई और पीछे का जो पूरा हिस्सा है कार का वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कार पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है। कार में बियर की बोतल भी मिली है और 5 युवक इसमें बैठे हुए थे जिन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। बेकाबू होकर ये कार पलटने का मामला सामने आया है। निम्स यूनिवर्सिटी के पास देर रात की पूरी घटना बताई जा रही है। 5 लोग इसमें सवार जिनको हल्की चोटें आई और जाहिर तौर पर अगर कार से बियर की बोतल मिली है तो क्या नशे में होना ये बड़ा कारण हो सकता है। जिस तरह का ये एक्सीडेंट हुआ, आप देखिए जो पीछे का कार का हिस्सा है पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई है। क्रेन की मदद से इसे साइड किया गया। 4 लोग जिसको बताया जा रहा है कि इन युवकों को हल्की चोटें भी आई। निम्स यूनिवर्सिटी के पास देर रात की घटना, जहां पर कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। टोंक जिला अस्पताल में पैंथर के हमले में घायलों से मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मुलाकात की है। सर्किट हाउस में बीजेपी की बैठक के दौरान जानकारी मिलते ही मंत्री चौधरी अस्पताल पहुंचे। यहां भर्ती मरीजों से मुलाकात कर परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली और चिकित्सा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए। मंत्री चौधरी ने उच्च अधिकारियों से फोन पर बात कर ठीकरिया गांव में पैंथर को पकड़ने के निर्देश दिए। मंत्री चौधरी ने उदयपुर में आदमखोर पैंथर का जिक्र करते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया। बता दें कि घाट थाना क्षेत्र के ठिकरिया कला गांव में खेत पर काम करते समय अचानक पैंथर ने हमला बोल दिया। इस दौरान करीब 10 लोग घायल हो गए। गंभीर 3 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से 2 घायलों को गंभीर हालत होने पर जयपुर भेजा गया है। अन्य घायलों को दूनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। जिस तरह से ये जो घटना घटी है वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जंगली जानवर ने, वो पैंथर था क्या दूसरा था, अभी ये फॉरेस्ट वाले उसको देख रहे हैं। बाकी जिस तरह से उस परिवार के साथ बच्चों के ऊपर 2 को यहाँ से रेफर किया है, ये वास्तव में दुखद घटना है। सरकार इसके प्रति पूरी संवेदनशील है और हमने कलेक्टर से लेकर डीएफओ से लेकर सभी अधिकारियों को पाबंद कर दिया है कि वहाँ जाके जितनी भी निगरानी करते रात में भी निगरानी करो और जहाँ उसको खोजने की या आगे किस तरह से हो सकता है उसको देखें कि आज अभी यहाँ क्या है, हो सकता है कि रात को कहीं दूसरी जगह कर दे। ये हुआ लगभग 4 बजे से मेरे पापा का फ़ोन आया कि अरे माहौल ख़राब हो गया गांव में, क्या हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ कि तेरे चाचा और चाची को और लगभग 10-12 लोगों को पैंथर ने काट लिया, जिसको गाँव में क्या बेगडानार बोलते हैं। तो मैंने कहा, तुरंत फ़ोन किया। फिर किसी ने वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ़ोन कर दिया। तुरंत मैंने भी क्या डीएफओ के नंबर निकाल के ऑनलाइन और डीएफओ साहब के फ़ोन कर दिया। उन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया होगा वहाँ पे। फ़ोन करने के बाद इनको जैसे दुनिया हमारे अस्पताल पड़ता है पास में, वहाँ पे दिखाया तो वहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको सीधा यहाँ रेफर कर दिया। इनमें से एक तो गंभीर घायल है जिसको जयपुर रेफर कर दिया गया है अभी। खबर धौलपुर से है, जहां रजौरा खुर्द टोल पर तक प्रभारी सचिव की गाड़ी रोकने पर हंगामा खड़ा हो गया। खबर लगते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही टोल पर भगदड़ मच गई। टोल बूथ पर मौजूद अन्य कर्मचारी भाग खड़े हुए। पुलिस ने टोल प्लाजा से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक सीनियर आईएएस और जिले के प्रभारी सचिव पी रमेश धौलपुर में प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेदम के दौरे
से धौलपुर पहुंचे हुए थे। ड्राइवर को जब आईडी दिखाने को बोला गया तो वो आग बबूला हो गया। करीब आधे घंटे तक वहां पर हंगामा चलता रहा और बिना टोल चुके हुए यहां पे लोग निकलते रहे। देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। टोल से कई कर्मचारियों को पुलिस उठाकर ले गई है। आधे घंटे तक टोल पर गाड़ियां फ्री में निकली हैं, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रभारी सचिव की गाड़ी को रोका गया तो ड्राइवर से जब आईडी मांगी गई तो ड्राइवर जो है आग बबूला हो गया, आईडी नहीं दी। बहुत देर तक हंगामा हुआ और उसके बाद जो है प्रभारी सचिव ने कलेक्टर को फोन लगाया और उसके बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर से टोल से कई कर्मचारियों को जो है पुलिस उठाकर ले गई है। तस्वीरें आपके सामने है। बहुत आधे घंटे तक जो है टोल फ्री रहा और यहाँ पर से गाड़ियां आती जाती रही। राजस्थान की चर्चित एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की खबरों के बीच गठित मंत्रिमंडलीय कमेटी के संयोजक और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि कमेटी ने सभी पक्षों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद अपने सुझाव के साथ रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। अब अंतिम निर्णय सीएम को ही करना है। संकल्प था कि भर्ती परीक्षा में जो भी घोटाले हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और जो परीक्षा में धांधली हुई है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वयं जो आरपीसी के मेंबर थे वो इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा बार बार समाचार पत्रों में आ रहा था। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही अपने संकल्प के द्वारा एसआईटी गठित की। एसआईटी ने प्रयास करके उसमें से बहुत कुछ निकाला, जिसके बार बार समाचार पत्रों से, टीवी चैनल से या उन्होंने अपना बताया है। और इसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया था और मंत्रिमंडलीय सब कमेटी ने अनेक पक्षों को सुना, अभिभावकों को सुना, जो पीड़ित थे उनको सुना, पुलिस की रिपोर्ट को देखा, एसओजी की रिपोर्ट उनको देखा, लॉ डिपार्टमेंट को सुना और फिर अपनी सभी सदस्यों ने एकमत राय से अपनी जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। अब इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना निर्णय करेंगे। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली है और खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी है। और जहां पर शिक्षा विभाग के एक लेटर के बाद बैकफुट पर अब नजर आता हुआ नजर आ रहा है शिक्षा विभाग। कारण क्या है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तबादलों की बहार, सियासत बेशुमार, किरोड़ी का लेटर, बदल गया खेल। बैकफुट पर शिक्षा विभाग, विपक्ष के निशाने पर सरकार। चुनाव आयोग ने आज राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है, लेकिन उपचुनाव के ऐलान से पहले सरकार ने शिक्षा विभाग में तबादलों का ऐलान किया। ऐलान होते ही सियासत की गणित में गुणा भाग होना शुरू हो गया है और अगले ही पल जो हुआ उससे पूरा प्रदेश हैरान रह गया। सरकार ने जो किया था वो था तबादलों के आदेश को निरस्त करना। अब यहाँ ये समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से एक कदम उठाना पड़ा। दरअसल ये तबादले दौसा समेत कुछ जिलों में किए गए थे, जिनमें 40 तबादले अकेले दौसा जिले के थे, जिसे लेकर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति जताई। अगले ही पल अपने लेटर हेड के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति पत्र लिखा। फिर क्या था, शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया और तबादले का आदेश वापस ले लिया। उधर तबादले के आदेश जारी होने और तत्काल कैंसिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कल यूडीएच में राजनैतिक नियुक्तियां दी गयी और 10 मिनट के अंदर कैंसिल कर दी गयी। उन्होंने ये तक कह डाला कि अब पता नहीं चल रहा कि सरकार कौन चला रहा है। ऐसे में आम आदमी परेशान है। ये जो सरकार है ना, ये सर्कस बन गई। लोग रोज देखते हैं, कल यूडीएस डिपार्टमेंट ने राजनीतिक नियुक्तियां कर दी और तुरंत 10 मिनट बाद वो सारी कैंसिल कर दी। आज शिक्षा विभाग में तबादले हुए वापस तुरंत कैंसिल हो गए। पहले इन्होंने वकीलों की नियुक्तियां की सरकारी, वो फिर तुरंत कैंसिल हो गई। तो ये जो हालात है इस सरकार में, ये पता नहीं सरकार चला कौन रहा है। सरकार के हालात बहुत खराब है और ये मेरे से सुन लेना आप, आम आदमी दुखी परेशान, उसको यही पता नहीं किस दरवाजे पर जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को तो लोग दिया लेकर ढूंढ रहे हैं और मंत्री और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्रों की हालत यह है कि 3-3 महीने से पानी भरा हुआ है कॉलोनियों में, जो अपने विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों को कीचड़ से, पानी से और खड्डों से ठीक नहीं कर पाए, वो राजस्थान के राज्य को संभालने की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर जिस तरह से खेल हुआ वो वाकई सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का लेटर हेड के साथ आपत्ति पत्र भी अब विपक्ष के निशाने पर है।
बहरहाल ट्रांसफर तो रुक गए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार ट्रांसफर पर अब कब एक्शन लेती है। यहाँ आपको ये बता दें कि दौसा विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो इंटरनेशनल फ्लाइट को देर रात सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। बम की धमकी के बाद कल इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया था इंडिगो का ये विमान। कई घंटों की सुरक्षा जांच के बाद उड़ान के लिए तैयार है। 174 यात्री, 3 फ्लाइंग क्रू और 5 अन्य स्टाफ कर रहा था इसमें सफर। इंडिगो की फ्लाइट 6E98 को जयपुर में उतारा गया था क्योंकि बम की धमकी के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी और सऊदी अरब के दमाम से लखनऊ जा रहा था ये प्लेन। बम या कोई खतरनाक वस्तु नहीं मिली है और इसीलिए क्लियरेंस अब मिल गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने जाहिर तौर पर इस खबर के सामने आने के बाद राहत की सांस ली। देर रात 12 बजे लखनऊ के लिए उड़ान भरी गई। तो बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, इंडिगो इंटरनेशनल फ्लाइट को देर रात सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई है। बम की धमकी के बाद कल इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो का यह विमान उतारा गया था। कई घंटों की सुरक्षा जांच चली और उसके बाद उड़ान के लिए विमान तैयार हुआ। आपको बता दें कि इस विमान में 174 यात्री थे, 3 फ्लाइंग क्रू थे, 5 अन्य स्टाफ सफर कर रहा था। इंडिगो की फ्लाइट 6E98 को जयपुर में उतारा गया। इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी क्योंकि बम की धमकी मिली थी। हालांकि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो उसके बाद किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जाहिर तौर पर राहत की सांस सुरक्षा एजेंसियों ने ली है। सऊदी अरब के दमाम से लखनऊ जा रहा था प्लेन के दौरान जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई और अब देर रात 12 बजे लखनऊ के लिए इसे वापस रवाना कर दिया गया है। उड़ान भरी है विमान ने। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से अब बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर 2 पक्षों में पथराव हुआ है जमकर और दोनों पक्षों की तरफ से करीब 6 लोग इसमें घायल हो गए हैं। एक दूसरे पर पथराव करने के आरोप लगा रहे हैं। झगड़े की सूचना पर थाना मथुरा गेट पुलिस मौके पर पहुंची। केबी नारायण गेट स्थित गली का मामला है। पुलिस ने दोनों पक्षों के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। मौके पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। घायल हुए लोगों का जिला RBM अस्पताल में इलाज चल रहा है। 20 फरवरी को एक बच्चे की ट्रैक्टर से कुचलने की वजह से मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप था कि सामने रहने वाले पड़ोसी रोज देते थे जान से मारने की धमकी और उन्हीं पर शक। दोनों पक्षों में जमकर लिहाजा पथराव का ये पूरा मामला। 6 लोग इसमें घायल हुए। एक दूसरे पर पथराव करने के आरोप लगे। मथुरा गेट पुलिस मौके पर पहुंची थी और गली ये जो है केबी नारायण के पास, वहां का ये पूरा मामला। उस वक्त की घटना की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एक व्यक्ति को दोनों पक्षों के जो थे उनको हिरासत में लिया गया था। एक आपको बता दें कि बच्चे की मौत तक हुई थी ट्रैक्टर से कुचलने की वजह से और उसके परिजनों का कहना था कि ये जो पथराव है इसके पीछे का कहीं ना कहीं कनेक्शन इसी से है।